ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अभी वैकेंसीज कितनी आएगी 2025 में ये नोटिफाई हो जाएगा कुछ टाइम में। हाई कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। वैकेंसीज नोटिफाई कैसे होती है इसको समझिए। सर, वैकेंसीज नोटिफाई होती है जैसे मान लीजिए इस साल 40 जजेस रिटायर्ड होने वाले हैं, ठीक है, और कुछ नए ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, कुछ नए ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए 40 जजेस रिटायर्ड होंगे और 30 जगह नए ग्राम न्यायालय बन रहे हैं, तो इस साल की पोस्ट कितनी हो जाएगी? 70। तो 70 पोस्ट के लिए हाईकोर्ट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करेगा, मुझे ये जो लगता है, क्योंकि 2024 में भी एग्जाम कंक्लूड ही हुई है और जब तक 2022 वाले बच्चों की ट्रेनिंग रनिंग में नहीं आ जाएगी तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा होता है, ये बात और प्रोसेस समझिए। जितना बड़ा आगे बैच है, जब तक उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी एक नया बैच स्टार्ट होना मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए 222 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल जब तक नहीं होगा कंप्लीट तब तक उनको जुडिशियल एकेडमी नहीं बुलाया जाएगा। जुडिशियल एकेडमी भी इनको टुकड़ों में बुलाया जाता है। 3 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग, कोर्ट ट्रेनिंग, 3 महीने की जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग, फिर 3 महीने की वापस कोर्ट ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, और फिर 3 महीने की जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग। तो 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। 1 साल की क्या होती है सर? इनकी ट्रेनिंग। तो जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी या फिर ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी तब तक नई वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है। मान लीजिए 2025 में वैकेंसी आती है तो वो बच्चे तो बेचारे ट्रेनिंग में ही है अभी तक, आप मुझे बताइए। और जब बैच इतना बड़ा है तो एट ए मोमेंट 2 बैचेस की ट्रेनिंग एक साथ नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो ये बात आप समझिए, 2025 में वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम है, शून्य। तो मैं नहीं कह सकता। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस साहब, अगर एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, अगर उनको लगता है कि नहीं इस साल मेरे टेन्योर में 2 वैकेंसीज हो जानी चाहिए, तो वैकेंसी हो भी सकती है। इट माइट बी पॉसिबल। हम इस पॉसिबिलिटी से बिल्कुल डिनाई नहीं करते। वी आर नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि इस साल वैकेंसी नहीं हो सकती है, इट कैन बी, है ना। आगे चलिए। In the last class what we have discussed about the electronic evidence। हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को समझना है। आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वेरियस रीजंस। आज की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्लीज आज की क्लास में ना समझने का काम बहुत ज्यादा है, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम इसको समझते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एडमिसिबिलिटी की क्या प्रोविजंस उसके दिए हुए हैं, किस तरह से ये प्रोविजंस काम करते हैं, हम इन प्रोविजंस को समझते हैं। ठीक है, देयर इज अ वेरी सिंपल लेक्चर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बट टुडे वी वुड डिस्कस ए सीरीज ऑफ केसेस कि कहां से ये पूरी कंट्रोवर्सी राइज होती है। देखिए, आप फोकस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, और लेक्चर का नाम है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या नाम है? एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जहां मैं एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता हूं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे तो एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में समझेंगे। हम कैसे समझेंगे कि नवजोत संधू जो 2005 में आया से लेकर नवजोत संधू से लेकर अर्जुन पंडित राव खोडकर या फिर टी नसीर वाले जो केस है, 2023 का जो टी नसीर का केस है, इन सब जजमेंट्स में क्या बात बोली है। ठीक है, इसके बीच में और भी जजमेंट्स हैं जो भी मैं आपको अभी मैं फॉर्मली अभी उनको सबके नाम भी आपको लिखवा दूंगा, लेकिन हम सब चीजों को पढ़ेंगे। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नवजोत सिंधु क्या था, उसके साथ में कुछ और केसेस भी आए थे, थॉमस ब्रूनो आया, सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा आया। तो मैं सारे केसेस ऑन द लाइन ऑन द कॉन्ट्रेरी में सब आपको एक साथ ही लिखवा दूंगा। एक बार देखिए ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, हो रहा है। कल की क्लास डलवा दी है मैंने आपको कंटेंट्स में। कल की क्लास जो हुई है वो आप जाना आरजे सीडीजे में, आप लोग प्लीज आरजे सीडीजे में जाइएगा। आरजे सीडीजे में जो सेक्शन खुलेगा आपका, वहां पे कंटेंट मिलेगा आपको। जब आप कंटेंट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको दोनों लेक्चर्स दिख जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको बीएसए का लेक्चर नंबर 55 दिख जाएगा और सीपीसी का लेक्चर नंबर 84 दिख जाएगा।
ठीक है, ये हमें खत्म करने हैं 17 फरवरी तक। 17 फेब को हमारा नया बैच स्टार्ट होगा यहाँ पे। 17 फेब को हमारे यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में नया बैच। नया बैच का मतलब नए सब्जेक्ट्स। तो सीपीसी खत्म हो जाएगी आपकी 17 फेब तक और बीएसए भी खत्म हो जाएगी 17 फेब तक। ये मेरा टारगेट है। तो आपको कंटेंट सेक्शन में जाके दोनों लेक्चर्स वहां पे आपको दिख जाएंगे इजीली। चलिए हम आगे चलते हैं क्लास में। आज की जो लेक्चर होगा, सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या सिनॉप्सिस है, क्या क्या चीजें मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, क्या क्या चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। फर्स्ट चीज लिखिए, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या है। नए पेज से लिखिए प्लीज, और हेडिंग डाल के लिखिएगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक, जो हम हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, आप कुछ भी उसका हेडिंग डाल सकते हैं। सिनॉप्सिस में जस्ट उसमें टॉपिक्स लिख लिए, जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं क्लास में। और एग्जाम में देखिए इस साल ये सवाल नहीं पूछा है इन्होंने, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आएगा। एक तो प्राइमरी एविडेंस आएगा, कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो मेंस होगा आरजेएस का, उसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बता देता हूँ। एक तो ये सवाल आएगा, और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आएगा। दो सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सेकेंडरी एविडेंस उन्होंने पूछ लिया है। बात समझ में आई? कि किस बिहार पे हम ये बता सकते हैं या फिर गेस करते हैं कि क्या पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला लिखिए, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या है। दस्तावेज क्या है, दस्तावेज क्या है। व्हाट इज डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या है। आइए निशांत, रेगुलर आइए प्लीज। और आप रेगुलर क्यों नहीं आते? गांव चले गए थे? तो तबीयत ठीक है? तो फिर देखिए बिल्कुल तबीयत का ध्यान रखिए। और एक गांव का मोह भी बहुत सारे बच्चों को है क्लास में, वो छोड़िए, क्योंकि फिर कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ तो आओगे नहीं, गांव ही जाना है। और कुछ बन के गांव जाओगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। लिखिए, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या है। दस्तावेज क्या है। दूसरा लिखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 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 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। हेडिंग लिखिए, पहले हेडिंग मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से सेटल डाउन होकर लिखना स्टार्ट कीजिए। हम आज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझ रहे हैं। ये सवाल आरजेएस के 2024 में इसको नहीं पूछा गया, तो 2025 या 26 जब भी आरजेएस होगा, ये सवाल आएगा, मैंडेटरीली आएगा। प्लीज जल्दी से सेटल डाउन होकर लिखना स्टार्ट कीजिए, और थोड़ा टाइम पे आया कीजिए, ताकि आपको सेटल डाउन होने में टाइम ना लगे। लिखिए, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। सेकंड लिखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हाउ डू वी डिसाइड। हाउ डू वी डिसाइड, प्लीज आगे आइए। हाउ डू वी डिसाइड whether something is an electronic record or not. How do we decide that something is an electronic record or not? How do we decide that something, whether something is an electronic record or not? ये हम कैसे ये हम कैसे ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या नहीं। पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखे, सेकंड क्वेश्चन में ही। सेक्शन 21T, सेक्शन 21T ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 21T ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 21T ऑफ आईटी एक्ट, धारा 213 21T ऑफ आईटी एक्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000, भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड है, फोर्थ में लिखिए, व्हाट इज सेक्शन 61, 62 एंड 63 ऑफ बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
के धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, 62 व 63 क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, 62 और 63 क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61, 62, 63 क्या है? 5-7 लाइन छोड़ देना, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। पांचों लिखिए। हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को फॉर्म लिखिए। डिस्कस द जर्नी फ्रॉम नवजोत संधू, डिस्कस द जर्नी फ्रॉम नवजोत संधू, डिस्कस द जर्नी फ्रॉम नवजोत संधू टू टी नसीर, टू टी नसीर, टू टी नसीर। नवजोत सिंधु निर्णय से लेकर, नवजोत सिंधु निर्णय से लेकर, नवजोत संधू, नवजोत संधू निर्णय से लेकर टी नसीर, टी नसीर निर्णय तक के सफर को समझाइए, के सफर को समझाइए। ये जो नवजोत संधू है ये है सर 2000, टी नसीर जो है वो है 2000। तो वी विल डिस्कस एवरी एन एंटायर जर्नी कि यहां से लेकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोर्ट की क्या विजन था, शुरुआत में सोच क्या थी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टिफिकेट, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टिफिकेट under admissibility of electronic record, under admissibility of electronic record, what is the role of certificate under the admissibility of electronic record? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में दिए जाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है, प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, क्या भूमिका है। So these were the topics we would discuss under the admissibility of electronic record. हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के ऊपर ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लेक्चर्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक एडमिसिबिलिटी के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक अभी जो ग्राह्यता है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है विद रेस्पेक्ट टू आरजेएस मेंस। देखिए ये जो कोचिंग हम यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये टॉपिक, ये कोचिंग पूरी मेंस की है। अगर आप सिंसियर होके और सेंसिबल होके अगर तैयारी कर रहे हैं, ये 15 महीने का कोर्स आपको प्री मेंस और इंटरव्यू देने के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि सर ये बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार जाके मेंस के पेपर्स देखिएगा या फिर एक बुक आती है सिंगल अनसोल्ड, आप उसके सारे सवाल देख लीजिएगा। एवरी क्वेश्चन वी हैव कवर्ड इन द क्लासेस। तो मुझे लगता है कि हम आज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद जो एग्जाम आएगी हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नोट्स इतने सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि जो बच्चा अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, वो बच्चा अगर मान लीजिए वो 3 साल बाद भी एग्जाम देगा तो भी उसको ये नोट्स सफिशिएंट पड़ेंगे। बात समझ में आई? आप सोच लीजिए कि ये नोट्स जो है यही आपके लिए सब कुछ है। कोई बच्चा इसको कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से नोट्स को लिखता है। बात समझ में आई? चलिए अब टॉपिक समझना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ केसेस के नाम आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला केस लिखिए, सबसे पहला केस लिखिए। मैं इनको दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, मतलब दोबारा सिर्फ इनकी छोटा सा नाम लिखवाऊंगा। जैसे मेरे को मान लीजिए मेरे को नवजोत संधू लिखवाना है तो फिर मैं सिर्फ नवजोत संधू ही लिखूंगा, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा केस का, ठीक है। केस का नाम एक साथ मैं पूरे अभी पूरा साइटेशन सहित में पूरे नाम लिखवा देता हूँ ताकि लेटर ऑन मेरे को सिर्फ नवजोत संधू लिखूं तो आप समझ जाना कि सर ने जो केसेस लिखवाए थे सर उसका जिक्र कर रहे हैं। समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। स्टेट ऑफ एनसीटी, केस का नाम लिखिए। पहला केस है स्टेट ऑफ एनसीटी, स्टेट ऑफ एनसीटी of Delhi, state of NCT of Delhi versus नवजोत संधू, जिन मैम ने मेरे को ये टॉपिक पढ़ाया था आज वो एडीजे लगे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं की टीचिंग्स फॉलो करूं पढ़ाते वक्त। ग्यारह SSC 600, ये 5 जजेस जजमेंट था सर, 5 जजेस बेंच का ये जजमेंट था, ठीक है। और जजमेंट जिसने दिया था वो था, उनका नाम था ऑनरेबल जस्टिस
पी वेंकटरमन रेड्डी। पी वेंकटरमन रेड्डी, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। ऑनरेबल जस्टिस पी वेंकटरमन रेड्डी ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, ये संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया निर्णय था। उसके बाद जजमेंट आया अनवर पीवी। अनवर पीवी शफी मोहम्मद, में सारे लिखवाऊंगा आपको। अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर। अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर। अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर, ये 2014 का जजमेंट है। 2014 10 एसएससी। 10 एसएससी 473। और ये जजमेंट दिया था ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ ने। ये 3 जजेस बेंच जजमेंट था। कौन सा जजमेंट था? इट वाज ए 3 जजेस बेंच जजमेंट। ये जो जजमेंट दिया था, ये जजमेंट दिया था ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ। कुरियन जोसेफ वाज द फॉर्मर जस्टिस। ही वाज नॉट बिकम द चीफ जस्टिस, लेकिन ये फॉर्मर जस्टिस थे। अल्तमस कबीर बने थे इस टाइम पे। ही वाज ऑन सीनियरिटी नंबर 2nd और 3rd पे थे कुरियन जोसेफ। सुना है आपने अल्तमस कबीर का नाम? Honorable Chief Justice, former Chief Justice Altamas Kabir. The third judgment is Shafi Mohammed versus State of Himachal Pradesh. Shafi Mohammed versus State of Himachal Pradesh. Versus State of Himachal Pradesh. The citation is 2018 to SCC. To SCC 801. 801. The fourth judgment is Sonu versus State of Haryana. This is 2016, I believe. The fifth judgment is अर्जुन पंडित राव खोटकर। मेरी गर्दन उठने लग गई बार बार पीछे मुड़ते मुड़ते, इसको आगे रख लेता हूं मैं। कौन से क्लब की वो है ये जर्सी? मत पहना करो फिर। फुटबॉल फैन की डिसरेस्पेक्ट है ये। नहीं, ये पेरिस का क्लब है, ये है सेंट जर्मन। क्या नाम है क्लब का? नेमार वाला। फुटबॉल फैंस की डिसरेस्पेक्ट है ये। मैं अपने पहले फॉरेन ट्रिप पे नेपाल गया। कहाँ गया? मैं अपने पहले फॉरेन ट्रिप पे नेपाल गया, तो जो साथ वाले लोग थे, अब साथ वाले लोग जो थे, मतलब पापा के जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, बच्चे वगैरह, जो जयपुर में पढ़ते थे, तो जाके बोलते हैं कि मैनचेस्टर सिटी की टी शर्ट चाहिए मुझे। तो एक दुकान पे लग रही होगी बाहर ऐसे विंडो शॉपिंग में कि मैनचेस्टर सिटी की चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं, मेरे को तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेनी है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई वॉज इन क्लास 5th और 6th। मेरे ही साथ वाले बच्चे थे वो। मैं समझ नहीं आ रहा कि ये किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो मुझे जब मेरे को लगा कि यार कि जो ये टी शर्ट्स आप लोग पहन लेते हैं, इनका भी कुछ एक महत्व है। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशाराव। कुशन राव कोरांटे। आगे जाइए। कोरांटे and others. This is 14 July
2020 कोविड के टाइम पे जजमेंट आया था। इट्स 3 जजेस बेंच और जजमेंट जो डिलीवर किया था ऑनरेबल जस्टिस आर एफ नरीमन। ऑनरेबल जस्टिस आर एफ नरीमन। कोई मुझे आर एफ नरीमन का फुल फॉर्म बताएगा? आर एफ नरीमन, ऑनरेबल जस्टिस आर एफ नरीमन सर का ये जजमेंट है। कोई मुझे आर एफ नरीमन की फुल फॉर्म बताएगा क्लास में? रोहिंटन फली नरीमन। इनके फादर थे फली एस नरीमन जो अभी एक्सपायर हुए। इनको भीष्म पितामह कहा जाता है जुडिशरी का और लिटिगेशन का। भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इनके फादर को, फली एस नरीमन। और वो इतने नॉलेजेबल जज थे, मतलब नॉलेजेबल एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के। जब बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज होते थे और पिताजी सामने आर्गुमेंट करने आते थे, कुछ ऐसा सीन था उस टाइम पे। आ सकते हैं आर्गुमेंट करने, पिताजी आते थे आर्गुमेंट करने। तो आरिफ नरीमन के फादर फली एस नरीमन जो भी एक्सपायर हुए लास्ट ईयर, अभी नवंबर दिसंबर के सब टाइम पे। इसके बाद जो जजमेंट आया, देखो एक बच्चे ने बोला है रोहिंटन फली। वेरी गुड स्वाति। अभी जो जजमेंट आया, अर्जुन पंडित राव खोटकर को ही रिएटरेट किया एक जजमेंट ने। जजमेंट का नाम लिखिए, टी नसीर। क्या है ये क्या हो गया भाई? जजमेंट का नाम लिखिए। जिस डिबेट ने भी सब कुछ खत्म किया, जजमेंट का नाम लिखिए। देखिए ये जो केस है ये 2021 के मेंस में पूछा गया है। मतलब 65 बी और ए जो पुराना था अब वो बन गया है 62 63। और यूजुअली क्या होता है कि आप हमेशा याद रखना जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से आरजेस के अंदर हमेशा 4 से 6 नंबर का सवाल आया है। जैसे इस साल पूछ लिया सेकेंडरी एविडेंस की क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या कंडीशन जब आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। आरजेस में इसका सवाल ये था। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? नेक्स्ट टाइम आएगा प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि उसमें 4 नए एक्सप्लेनेशन जोड़े गए तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसको पूछा जाएगा। सेकंड 62 63 को पूछेंगे क्योंकि अब टी नसीर आ चुका है। 2021 का पेपर भी दिखा दूंगा मैं आपको, और उसमें ये सवाल पूछा था उन्होंने। आगे चलिए, केस का नाम लिखिए, द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द स्टेट ऑफ कर्नाटका, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी डॉट नसीर। केसेस के नाम पूरे पूरे लिखने हैं, ठीक है ना? नसीर अलियास नसीर, अलियास नसीर, अलियास। पूरा नाम लिखवा दूं? तुम लोगों को लिख पाओगे एग्जाम में? सवाल आएगा, क्योंकि लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे मेरे तरफ से। तो क्या है, तो लिखवा ही सकता हूं आपको। अलियास नसीर, अलियास कोई रट पाए तो रट लेना प्लीज। अलियास लिख लीजिए पूरा नाम। रट पाओ तो रट लेना, वरना टी नसीर लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे बहुत से लोग लिखते हैं ना केशवानंद भारती, तो उस केशवानंद भारती का पूरा नाम क्या है? अगर आप पुराना नाम देखोगे तो पूरा नाम उनका ये बनता है, हिज होलीनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंद भारती महाराज। ये नाम है पूरा, हिज होलीनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंदन भारती जी महाराज वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये पूरा नाम है उस केस का। लेकिन बहुत से लोग केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला लिखेंगे। कहाँ? उमर HAZI। हाँ,
आप चाहे तो पूरा नाम लिख लीजिए, इस लेटेस्ट जजमेंट, और इस जजमेंट में बेसिकली रिहाइड्रेट किया है अर्जुन पंडित राव खोटकर को। ये सारे जजमेंट्स एक ही बात बोलते हैं और सारे जजमेंट्स एक ही बात के ऊपर है। वो बात क्या है, तुम चाहो तो जब ये पूरे जजमेंट्स आप लिख लो तो इसमें एक लाइन ऐसे ऐसे करके एड ऑन कर लेना। अगर तुमने पूरा नाम लिख लिया है तो इसमें एक लाइन लिख लेना ऐसे करके आपकी कॉपी के अंदर, इसलिए रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेट, रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र की आवश्यकता के ऊपर ये सारे जजमेंट्स हैं। ठीक है, ये जजमेंट्स कहां से स्टार्ट किए थे सर हमने? ये जजमेंट स्टार्ट हुए थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नवजोत संधू। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखते हैं। टॉपिक टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसको अगर आप समझने जाओगे डायरेक्ट में तो समझ में नहीं आने वाला, लेकिन अब जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, एक ही बार में दिमाग में उतरेगा। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत होती है फ्रॉम द पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सबसे पहले शुरुआत होती है इस टॉपिक की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन से, क्योंकि 62 जो है और 63 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो पहले थे 65A और 65B, इसको बोलते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हमें समझना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले समझिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है। क्या क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को समझते हैं और उसको समझने के लिए एक डेफिनेशन में आपको रेफर करता हूं। ये डेफिनेशन जो दी हुई है 21T ऑफ आईटी एक्ट। 21T ऑफ आईटी एक्ट में एक डेफिनेशन दी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। पहले इसको समझते हैं और इसके पहले हम एक और चीज समझते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है। क्या चीज समझते हैं? डॉक्यूमेंट क्या होता है। चलिए अब एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग एक्ट्स के अंदर अलग अलग दी हुई है, अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट की एक डेफिनेशन आपको बीएनएस में मिलेगी, पहले आईपीसी जो था उसमें भी एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मिलेगी। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको जनरल क्लोजेस एक्ट में मिलेगी। एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मिलेगी। तो कौन सी डेफिनेशन लिखनी है सर? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछे तो लिखना सब कुछ ही है। लिखना क्या है सर? लिखना सब कुछ ही है। सब कुछ का मतलब मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आरजीएस में 3 नंबर का सवाल आया आपका और आपको लग रहा है कि यार इसने क्रिमिनल के पेपर में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछी है, या मान लीजिए सिविल के पेपर में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पूछी है, तो एविडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रिमिनल के पेपर में पूछता है वो और सिविल के पेपर में पूछता है वो। तो एविडेंस एक कॉमन सब्जेक्ट है। जब आप आरजीएस का मेंस लिखेंगे तो सिविल पेपर 1 में भी आपको एविडेंस पढ़ के जाना है, और जब सिविल पेपर, जब लॉ पेपर 2 होगा उसमें भी आपको एविडेंस पढ़ के जाना है। मान लीजिए अगर आप क्रिमिनल के पेपर दे रहे हैं तो समझ लेना कि उसको बीएनएस की डेफिनेशन चाहिए और उसको साक्ष्य अधिनियम में जो डेफिनेशन है वो दोनों लिखनी है। अगर वो आपसे सिविल के पेपर में पूछता है तो सिविल के पेपर में वो आपसे कौन सी एविडेंस कौन सी डेफिनेशन पूछ रहा है, वो टीपीए की डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके साथ में वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की डेफिनेशन पूछ रहा है। अलग से आप और भी प्रोविजंस लिखेंगे उसमें कि सेम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, जैसे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये टीपी में भी डिफाइन है, जनरल क्लॉजेस में भी डिफाइन है। तो हम लोगों को पता है स्थावर और जंगल संपत्ति परिभाषा अगर अलग अलग जगह दी हुई है तो हमें हर चीज को मेंशन करना है, मतलब हमें हमारा आंसर कंप्लीटली एग्जॉस्टिव लिखना है। बाकी बच्चे जो होंगे वो 4 चीज छोड़ के आए, लेकिन हम नहीं छोड़ के आए। देखिए आरजीएस में अगर आपको मेंस निकालना है तो 3 में से 3 नंबर वाले जितने सवाल होते हैं, जैसे पेपर का पैटर्न क्या होता है सर? 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे या 10 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब सॉरी 4, ठीक है 6 मार्क्स के आएंगे, 80 हो गए। 10 का ऑर्डर या 10 का जजमेंट। बच्चा जीत में कहाँ रहता है? देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप अगर मेंस लिख रहे हैं और आपको जीत में रहना है तो आप यहाँ पे स्कोर कीजिए। यहाँ अगर आप 30 में से 25-26 नंबर लेके आते हैं बेहतरीन लिख के, कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख के, क्योंकि यहाँ से तो क्या होता है ना सर, जैसे 4 नंबर का सवाल है तो सबको 2.5-3 तो सभी को मिल रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? 2.5-3 तो सभी लेके जा रहे हैं। 6 नंबर का सवाल है, 3.5-4 तो सभी लेके जा रहे हैं।
यहाँ तो सबको एवरेज ही मिलता है, लेकिन जो बच्चा यहाँ बेहतरीन लिखता है वो बच्चा आगे निकलता है, और जो बच्चा इसमें एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है तो बच्चा आगे निकलता है, तो बच्चा आगे निकलता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, दस्तावेज क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या है, दस्तावेज क्या है, पहले इसको समझिए। ये क्यों किसी ने किस सेटिंग वेटिंग छेड़ी है इसकी? कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें। कहाँ से हुई है मिस्टेक? शेप से हुई क्या मिस्टेक? मिस्टेक हुई कहाँ से? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन निकालते हैं एक बार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निकालिए एक बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम निकालिए, उसमें दस्तावेज की डेफिनेशन देखते हैं। अरे बीएस से साइकिल नहीं। ठीक है, आ गए अपन डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। देखिए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ गए। अब देखिए, document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures or marks, any other means by more than one of those means intended to be used, which may be used for the purpose of recording that matter, includes। क्या होता है ये, उसको समझिए, उसको समझिए। जहां पर भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर क्या कर रहे हो सर? रिकॉर्ड कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट के पीछे ये कुछ लिखा हुआ है इन लोगों ने, तो ये भी क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट है। किसी भी चीज पे कोई भी चीज अगर आपने डिस्क्राइब करी है, लिखी है, वो चीज डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। एक दस्तावेज जंगम भी हो सकता है और स्थावर भी हो सकता है। जैसे पत्थर पे लिख देते हैं ना अपन ट्रांसक्रिप्ट करके, पुराने कहीं गए हो आप लोग किसी पुरानी जगह पे, आमेर जाना, नीचे एक पत्थर लगा होगा, उसको पे लिखा होगा कुछ, तो हमें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर आप किसी भी चीज पे कोई भी चीज लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, इट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट। इट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट। पहली बात ही समझिए, डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं। डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी सम्मिलित हैं। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, टेक्निकली बात बताऊं तो मैं, जिसने डॉक्यूमेंट्स को एग्जॉस्टिवली कवर किया है, डॉक्यूमेंट को एग्जॉस्टिवली कवर किया है। अब एक डेफिनेशन और दिखाऊंगा मैं आपको। किसकी डेफिनेशन? किसकी डेफिनेशन? अरे किसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा? एक डेफिनेशन और मैं आपको दिखाऊंगा। वो डेफिनेशन किसकी होगी वो देखिएगा।
ये डेफिनेशन है सर। आइए आप एक डेफिनेशन देखिए, किसकी? एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस की परिभाषा देखते हैं, साक्ष्य की परिभाषा क्या होती है, और उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें मतलब है इससे, लेकिन हमें मतलब जब इससे तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा एक बार। इसको मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं से। All statements, including statements given electronic, which the court permits required to be made before it by the witness in relation to the matters of effect inquiry, and such statements are called oral evidence. तो ये डेफिनेशन है, ये कौन सी है? ये ओरल एविडेंस की डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछता है कि एविडेंस की डेफिनेशन सुनाइए, तो आप बोलेंगे सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस व्हिच आर डिफाइंड अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो तरह के साक्ष्यों के बारे में परिभाषित किया गया है। प्रथम है मौखिक साक्ष्य। अब हमें किससे मतलब है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मतलब है। हमें किससे मतलब है? दस्तावेजी साक्ष्यों से हमें मतलब है। All documents, including electronic or digital record, produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence। मतलब वो सारे दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं, जो कि न्यायालय के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए रखे गए हैं। याद करो, मैंने आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी अभी 2-3 दिन पहले क्लास में। लिखाई थी ना, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, दिखाई थी कि दस्तावेज क्या है। और मैंने उसमें पहली लाइन लिखवाई थी, मैंने कहा इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे व्हाट इज डॉक्यूमेंट, तो आपको हमेशा ये बात बोलनी है कि जो भी दस्तावेज वो होता है जो कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए आए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है कि सर कोई भी कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए आपने रखा। जैसे मान लीजिए ये एक कागज है, ठीक है ना, दिस इज ए पेपर। अब ये पेपर मैंने कोर्ट को दिया कि सर आप देख लीजिए, ये पेपर इस केस से रिलेटेड है और ये पेपर रिलेवेंट है, मतलब सुसंगत है हमारे मामले के लिए। न्यायालय ने खुद इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया इस कागज का, तो वो क्या है हमारे लिए? एक दस्तावेज है। इसके अंतर्गत जो भी चीज न्यायालय निरीक्षण करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आता है। जैसे मान लीजिए, देखा सर ये घटना सीसीटीवी में कैद होगी, मान लीजिए जिसका मर्डर हुआ सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। कोर्ट ने बोला चलो दिखाइए दिखाइए कि क्या हुआ। तो न्यायालय ने उस दो पेन ड्राइव को लगा के देखा, या फिर न्यायालय के पास में लैपटॉप पड़ा था, लैपटॉप में जज साहब ने बोला कि मेरा लैपटॉप लेके आइए, उसमें वो पेन ड्राइव लगाई या उसमें वो सीडी लगाई और उसमें चला के वो देखा। तो न्यायालय ने क्या किया? उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया। तो हम ये समझते हैं कि सर डॉक्यूमेंट को जब कोर्ट इंस्पेक्शन के लिए लेके आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड भी आते हैं। बात समझ में आई? मतलब कोर्ट पेन ड्राइव के से लेके सीडी ड्राइव, डीवीडी और जितनी भी डीवीआर है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, उसका भी कोर्ट क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन करता है। और उस इंस्पेक्शन को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसको हम दस्तावेज कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए। डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन दिखाई पहले मैंने आपको, उसमें लिखा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी आएंगे। और यहाँ पे लिख दिया कि सर एविडेंस में जब भी कोर्ट लेगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की उन्होंने क्या दे रखी है? एक परिभाषा दी हुई है, दी हुई ना सर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की एक परिभाषा दी हुई है, दस्तावेजी साक्ष्यों की एक परिभाषा दी हुई है, मौखिक साक्ष्यों की एक परिभाषा दी हुई है। दोनों दोनों डेफिनेशन कोर्ट ने दी हुई है। तो साक्ष्य अधिनियम में हर चीज की परिभाषा आपको मिल जाएगी। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट और बहुत खूबसूरत इनको बनाया गया है। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? तो पहले हमने डॉक्यूमेंट को समझा, फिर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो चीज हमने देखी। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। क्या समझेंगे? अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। अच्छा, सीपीसी बना हुआ है इधर। डेफिनेशन क्लोज है ये, उसका 220 देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेटा रिकॉर्ड और रिकॉर्ड डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो
फीचर। यहाँ पे कुछ अलग अलग बातें हैं जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली जो बात है, जो पहली बात ही कह रहा है कि सर क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड। जैसे मान लीजिए डेटा जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेटा रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ठीक है ना। पहले तो डिलीट करने वाला ऑप्शन था क्या, पहले जब व्हाट्सएप नया नया आया था, मैसेज को आप डिलीट ही नहीं कर सकते, तो डिलीट भी कर सकते हो। तो जब उसने आपको कोई डेटा भेजा तो वो डेटा क्या हो गया सर आपके पास में, डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। डेटा जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाली किसी ने, लेकिन एक आदमी ने पोस्ट डाल के डेटा को क्या कर लिया है, जनरेट कर लिया है, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप पे उसने मैसेज नहीं किया आपको, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि आप कोई संपर्क नहीं करेंगे इससे, इस महिला से। एक महिला ने रिपोर्ट दी और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, कोर्ट में गया मामला, तो कोर्ट ने बोला आज के बाद आप इस महिला से कोई संपर्क नहीं करेंगे, इससे संपर्क में रहने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी वो आदमी ने क्या किया सर, मैसेज भेज के क्या कर दिया, डेटा को जनरेट करा दिया। समझ में ही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, जो जो जनरेट हुआ है या तो वो इमेज में हुआ है या फिर साउंड में हुआ है। कोई फोटो भेज दी, कोई साउंड है, वॉइस मेल भेज दिया, जो कि रिसीव हुआ है या फिर सेंट हुआ है। जो रिसीव हुआ है या सेंट हुआ है किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है या माइक्रोफिल्म में हुआ है या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर। ये कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर क्या होता है, जैसे पहले इमेज में समझिए आप, इमेज में हम फोटोज आ जाते हैं, इमेज में वीडियोस को भी हम फोटो में कंसिडर करते हैं। जब बहुत सारे फोटोज को एक साथ आप तेजी से चलाओगे तो वो वीडियो बन जाएगा। पुराने जमाने में मूवी जैसे बनती थी, एक एक फोटो क्लिक करते थे अलग अलग मोशन में, फिर सबको एक साथ चला देते थे। जैसे साउंड का मतलब वॉइस नोट हो गया, वो मल्टीपल चीजें हो सकती है, ठीक है। ये जनरेटेड माइक्रो फिल्म पीछे क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए आपने रिसीव किया है, सेंड किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माइक्रो फिल्म में, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर में क्या होता है समझिए। जब भी सर कोई चीज को हम स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हम क्या कर रहे हैं सर, उसको इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपने पेन ड्राइव में इकट्ठा किया है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। आपके मोबाइल में इकट्ठा हो रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में तो इकट्ठा हो रहा है। तो हर वो चीज किस में इकट्ठी हो रही है सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इकट्ठी हो रही है। हर वो चीज किस में इकट्ठी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक। लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए आप सब लोग, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो ये टॉपिक इतना बोरिंग भी नहीं है। बोरिंग है क्या टॉपिक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दूसरी बात ये समझिए, एक और बात समझने की कोशिश कीजिए। अभिषेक क्लास में आइए रेगुलर। दूसरी बात, एक और बात समझिए, एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई भी डेटा स्टोर हो रहा है, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते थे हम लोग, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या कहते हैं उसी को, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की उस चीज को हमने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उस चीज को हमने अपने पास संरक्षित रखा है। ये बात समझ में आई। आपने सर जैसे मान लीजिए किसी ने फोटो खींच के आपको भेजी, आपके फोन में वो चीज स्टोर हो गई, आपने क्या किया, ये डिलीट ना करे उसके पहले आपने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि ये डिलीट करेगा। या कोई भी वीडियो आया था, आपने उस वीडियो को हैंड टू हैंड गैलरी में सेव कर दिया या किसी दूसरे आदमी को भेज दिया ताकि वो डेटा आपके पास सेव हो जाए। आप जो भी चीज कर रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सेव कर रहे हो। इसी को हम क्या कहते हैं सर, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डेफिनेशन इजी है, डेफिनेशन इजी है, सिंपल सी बात है सर। डेफिनेशन बहुत ही आसान सी है। मैं एक बार इस डेफिनेशन को फिर से आपको बता देता हूं। कोई भी चीज जिसको आप कोई भी डेटा को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको जनरेट कर रहे हो। दूसरी चीज क्या थी सर, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो किसी किसी इमेज में या किसी साउंड के माध्यम से, और
दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसको स्टोर किया है, रिसीव किया है, स्टोर किया है, रिसीव किया है, या फिर सेंड किया है। यही था डेफिनेशन, यही सब बोल रही थी। किस किस फॉर्म में किया है सर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किया है, और या फिर कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म माइक्रोफीचर में किया है। उसको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना अभी। लेकिन आप ये समझिए कि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको यूजुअली कहते हैं कि ये चीजें, तबीयत पर ध्यान दीजिए, तबीयत सही रखिए। देखो बातें, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, मौसम बिगड़ रहा है, तबीयत को बिल्कुल सही रखिए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया? तो जब भी आप इसको डॉक्यूमेंट के रूप में लोगे, आपने सर पेन ड्राइव में दिया है, तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। और क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है? प्राइमरी एविडेंस है, प्राथमिक साक्ष्य है, क्योंकि अब 4 स्पष्टीकरण लग गए। सर बता दी ना सेक्शन 57 ने, 57 ने क्या बता दिए हैं? 4 एक्सप्लेनेशन और बता दिए हैं कि अगर ऐसा कोई डेटा होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। यही बात बोली उसने। जब प्राइमरी एविडेंस है, प्राथमिक साक्ष्य वो लोग बोल रहे हैं, तो मतलब ये जो हम जो भी इसकी चीज को दे रहे हैं, मान लीजिए सीसीटीवी का डेटा है, सीसीटीवी का डेटा डीवीआर में आता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही है किसी आदमी की, इंस्टाग्राम पे उसने स्क्रीनशॉट ले लेके, इंस्टाग्राम पे कुछ बात हो रही थी, स्क्रीनशॉट ले लेके कोर्ट में लगा दिए। मेरे पास एक केस आया 2021 में, प्रियांशु नाम था लड़के का नाम था प्रियांशु, लड़के का नाम रिवील नहीं करूंगा। लड़का था 19 साल का, लड़की थी 17 साल की। ठीक है, तो दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। प्रियांशु पास आउट हुआ था और लड़की 11वीं 12वीं में थी, ऐसा कुछ था। प्रियांशु से पास आउट हुआ था उसने। तो इंस्टाग्राम पे एक दिन उसके पापा ने उसके सारी चैट्स पढ़ ली, और फादर्स प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उसमें कहीं से लिखा हुआ था उसने कि घर वाले मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाग के कर लेंगे। लड़के लोग लिख देते हैं। वो फादर ने जब चेट पढ़ी तो उसने एफआईआर करवा दी लड़की पे कि अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग लगेगा सर, क्योंकि माइनर है ना लड़की। हम्म, कि ये अपहरण करके लेके जाएगा, भाई किडनैपिंग के ऊपर चार्जेस लगा दिए। लड़का स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और उसने पूरे स्क्रीनशॉट्स लेके आया, मतलब वो सारे उसने मेरे को चैट पढ़ाई, मैंने बोला सारे स्क्रीनशॉट्स कलर प्रिंट आउट में आप मुझे दीजिए। मैंने उसके फोन से स्क्रीनशॉट कैप्चर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा इसका चाहिए, जिसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसका कलर प्रिंट आप मेरे को दीजिए, मैं अपनी फाइल में लगा लूंगा। और मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स उसको बता दिए कि ये सब लेके आने। स्क्रीनशॉट्स में था क्या, स्क्रीनशॉट्स में था कि लड़की बोल रही है कि मेरे पिताजी बहुत क्रूएल हैं, मुझे बहुत मारते हैं, और प्लीज मुझे बचा लो। तो एक ऑर्डिनरी सेंस का लड़का क्या कहेगा, एक ऑर्डिनरी सेंस का ह्यूमन क्या कहेगा? तो उस लड़के पे एफआईआर दर्ज करा दी थी, और वो लड़का अपने कहीं, वो लड़का एंटीसिपेटरी बेल के लिए, क्योंकि पुलिस भी अरेस्ट नहीं करती इन मामलों में, पुलिस भी बुलाती है और कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल ले लो, एफआईआर तो हमने दर्ज कर ली लेकिन हमने अभी अरेस्ट नहीं किया है, नेक्स्ट 15 दिन हम उसको और अरेस्ट नहीं करेंगे। 15 दिन में चाहो, एसपी डीएसपी ने साहब किसी ने मुलाकात हुई थी, बोले 15 दिन हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अरेस्ट हो गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, होता है ना। तो इस मामले में वो आए हमारे पास कि एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, और लड़की के जब स्टेटमेंट ऐसे थे तो हमने कोर्ट के सामने प्राइमा फेसी केस ये रखा कि सर ये जो है सिर्फ प्यार मोहब्बत का मामला है, देयर इज नथिंग कि लड़की को भगा के लेके जा रहा है। जब लड़की डर के बारे में बोलेगी तो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन यही कहेगा कि अगर कभी नौबत आएगी तो मैं ले जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? सो हमने हमारा केस कैसे बिल्डअप किया, समझ में आया? एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन क्या सोचेगा और क्या रिप्लाई करेगा अगर आप नॉर्मल एक दोस्त को भी बोलोगे तो सर ये तो सिर्फ दोस्त थे, क्योंकि लड़के ने एक भी जगह उसके उसके मैसेज जहां वो लिखती थी आई लव यू, उसका रिप्लाई नहीं किया था लड़के ने। तो क्या कि लड़का तो हमेशा उसको एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करता है, कहीं पे भी इसने उसको वो रिप्लाई किए ही नहीं आज तक। वो भी हमारे फेवर में रहा कि लड़की इसके पीछे पागल है, ये लड़की के पीछे पागल नहीं है। ऑर्डिनरी, और रही बात भगाने की, तो वो तो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन भी यही कहेगा। इसमें कोर्ट क्या करेगा?
बात समझ में आई? दैट्स हाउ वी बिल्ड अप द केस। जो एक डेड केस था उसको एंटिसिपेटरी बेल मिली और बाद में हमने एंटिसिपेटरी बेल के आधार पर एफआईआर को भी क्वाश करा दिया, एफआईआर को भी निरस्त करा दिया इस मामले में। प्रियांशु अभी कभी आएगा कोचिंग तो बुलाऊंगा मैं आपको मिलवाऊंगा। अब तो सुबोध में पढ़ रहा है शायद। द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जितने भी हम लोग देते हैं, तो प्रियांशु ने अपना एक सर्टिफिकेट भी हमने उससे लिया था पेसेड B4 का। उस टाइम कोई फॉर्मेट तो था नहीं, तो नॉर्मली कि मेरे फोन से लिया गया है, तो मैंने उसकी लाइन बना के अपने एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करा देता। तो दैट्स हाउ वी एंड अप इन दैट केस। बात समझ में आई? जयपुर का मामला था ये। तो यूजुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जितने भी होते हैं, अब इनको पहले भी डॉक्यूमेंट तो हम मानते थे, लेकिन जब से भारतीय साक्ष्य देने में आया है, इसने इसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट का शेप दे दिया है कि अब हम इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 61। 61 में लिखा हुआ है, एक बार 61 देख लीजिए जाके, एक बार 61 देख लीजिए। 61 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या मान लिया जाएगा सर? अब दस्तावेज, और इसकी विधि मान्यता, इसकी वैलिडिटी, इसकी प्रवर्तनीयता, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी वही होगी। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं उसमें, लिखा हुआ है वैलिडिटी, इन्फोर्सिबिलिटी एंड इफेक्ट। इसका प्रभाव, विधि मान्यता और प्रवर्तनीयता कैसी होगी सर? अब डॉक्यूमेंट की तरह होगी। समझ में आई? हैव यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो अब वही उसको स्टेटस दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को, जो स्टेटस किसका था? एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट का था। 61 ने इनको सशक्त बनाया है। मतलब एनेबल प्रोविजन क्या है? 61 मैंने कल लिखवाया था आपको डिक्टेशन में कि अब ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ये एक सशक्त प्रावधान तैयार करता है। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को समझें कि डॉक्यूमेंट को क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट में आऊंगा, किसमें आऊंगा? बैरेट की चीजों में आता हूँ और बैरेट आपको समझने की कोशिश करता हूँ। अब बैरेट को समझेंगे और बैरेट पे कमांड बनाएंगे। बैरेट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बैरेट आपका रंगा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, हर वो चीज। चलिए थोड़ा सा बैरेट पे आते हैं। सिक्सटी टू निकालेंगे, सेक्शन 62। चलिए 62 पे आइए। 62 सर, 62 जो है वो यूजलेस प्रोविजन है। क्या है सर? हाँ, यूजलेस क्यों कहता हूं मैं इस प्रोविजन को? क्योंकि सर उसमें कुछ है नहीं। अभी आप देखो इसमें क्या फालतू बात लिखी है। जब आपको डिक्लेयर ही करना है तो डिक्लेयर करने की जरूरत कहाँ है? क्या डिक्लेयर कर रहा है सर ये? स्पेशल प्रोविजन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कंटेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे वो समझिए। मान लीजिए कंटेंट्स का मतलब ये है कि जो पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो है, मान लीजिए पेन ड्राइव खुलते ही उसमें 4 वीडियो पड़े हैं, ऐसे करके ना, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो और 4 वीडियो। ये कह रहा है कि जो पेन ड्राइव के अंदर जो चीज है उसको कैसे साबित करोगे, मतलब ये चारों वीडियो को कैसे साबित करना होगा कोर्ट के सामने। तो ये कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के जो कंटेंट्स हैं, अंतर वस्तु है। मान लीजिए पेन ड्राइव खुलते ही ये 4 फोल्डर आ गए सामने, ये 4 वीडियो सामने आ गए। पेन ड्राइव लगाई आपने, 4 वीडियो थे उसमें। द कंटेंट्स, तो जो 4 वीडियो है उसको क्या कह रहे हैं हम? कंटेंट्स, अंतर वस्तु कह रहे हैं। इसको साबित करने के लिए मे बी प्रूव्ड,
इस मे को इनको चेंज करना चाहिए था, इसको करना चाहिए था शेल। क्या करना चाहिए था? तुमने यहाँ पे मे लगा दिया, इस मे का मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया भैया, सुनो सुनो, अगर तुम यहाँ पे मे लगा देते हो तो इसका मतलब तो क्या हो जाता है? इसका मतलब तो ये है कि तुम चाहो तो सेक्शन 60 से साबित कर लो। इसका मतलब तो ये हुआ ना फिर कि आप उसको चाहो तो सेकेंडरी एविडेंस जो दे सकते हो आप 60। भाई किसी ने पेन ड्राइव को खोल के देखा हो कि हाँ सर इसमें 4 फाइल थी, कोई आके ओरल अकाउंट दे गया, कोई मौखिक रूप से बोल गया, मौखिक वृतांत दे गया कोर्ट को। 60 में मैंने बताया था आपको कि 60 में कुछ परिस्थितियां दी हुई है जहां जहां पे सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, या फिर आप बोलो सर 58 के थ्रू भी हो सकता है। तो इनको मे को क्या करना चाहिए था? शेल, क्योंकि और तो कोई प्रावधान दिया नहीं है ना सर उसको साबित करने का, सिर्फ एक ही तो प्रोविजन है और वो है। तो अभी भी तुम मेल में लिख रहे हो तो इसका मतलब तो फिर तुम स्कोप छोड़ रहे हो कि तुम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू भी साबित कर लो, चाहे तो प्राइमरी के थ्रू साबित कर लो। फिर उसको ऑन द रिकॉर्ड ही नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं दिया ना उसने तो फिर उसको आप एडमिसिबिलिटी नहीं होगी फिर उसकी। अभी पढ़ेंगे हम लोग, आप एक बार 63 की हेडिंग देखिए, एक बार जाके 63 की हेडिंग देखिए। मतलब 63 को अगर फॉलो नहीं किया आपने, 63 की जो शर्तें नहीं मानी आपने, तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं करोगे, उसको ग्राह्य ही नहीं होगा, उसको न्यायालय उसको लेगा ही नहीं। अरे तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर चोरी हुई, ये आपका घर था, आपके घर के बाहर से एक बाइक उठा के ले गए, ठीक है ना? आई विटनेस बोल रहा है कि बाइक फलाना फलाना आदमी ने उठाई है, जिसको आप जानते हो। पड़ोसी का जो सीसीटीवी है उसने पूरा कैप्चर कर लिया। समझना दिक्कत कहां जाती है। पड़ोसी के सीसीटीवी ने कैप्चर कर लिया है और पड़ोसी के सीसीटीवी में पूरी घटना तय रिकॉर्ड हुई कि कौन लेके जा रहा है, लेकिन पड़ोसी से आपकी वही कहानी घर घर की बनती नहीं है। पड़ोसी से बनती है क्या अपने इंडिया में किसी की? झगड़ा हो ना हो, एक दो नाली का झगड़ा तो पड़ोसी से होगा ही होगा, कचरे का, नाली का, ये सब। तो मान लीजिए अब उस जो सीसीटीवी है वो दे नहीं रहा, आपने उसको हाथ पांव जोड़ लिया, बोला मैं तो नहीं देता। 4 लोग समझाने आगे मोहल्ले के, बोला मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। क्या करोगे फिर आप? मान लीजिए आपने उसके नौकर को 150-500 रुपए देके वीडियो तो मंगवा लिया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इन्हीं सबका जवाब देते हैं ये सारे केसेस, नवजोत संधू से लेकर टी नसीर तक सब इसी बात का जवाब देते हैं कि सीसीटीवी अगर खुद के पास नहीं है तो क्या करोगे, सीसीटीवी अगर दूसरे का है तो क्या करोगे। बात समझ में आ रही है? इन्हीं सब के बारे में जवाब कौन देते हैं? ये वाले जजमेंट्स। क्या समझ में आई? एलर्जेटिक हो आप अभी भी, यू वांट सम मेडिसिन, सिट्रिजिन दूं? सिट्रिजिन तो मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ, एलर्जी ना मुझे भी। अभी छींक छींक आएगी 10-15 मिनट तक तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? हाँ, सिट्रिजिन की भी हायर डोज, मतलब एक लेवल ऊपर है आप एलर्जी के मामले में। आपको तो मास्क लगे घूमना चाहिए बिल्कुल, जैसे जैसे अपना जो साउदर्न एशिया के लोग हैं ना सारे, अभी जैसे मैं भी वहाँ वियतनाम, हनोई और होंचिमिन और बाली गया था, तो वहां पे सब लोग मास्क लगे घूमते हैं, सब लोग अमूमन, बीमारी नहीं है तो भी सब मास्क लगे घूमते हैं और सब ईवी में घूमते हैं। वहां ईवी ईवी देखी मैंने, वो सिटी बहुत आगे हमसे, हमसे गरीब है वो, हमसे गरीब है लेकिन हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि चाइना पास में पड़ता है ना, तो उनके पास में टेक्नोलॉजी सारी है। हमसे गरीब है मतलब, मेरा मतलब ये कि हमारे ज्यादा से ज्यादा महंगाई है वहां पे, हमारा 1 रुपया वहां का 190, 100, 200 रुपये बनता है। हाँ और क्या, फिर महंगाई भी उतनी है। एक पानी की बोतल जो है वो 6,000 की है, 6,000 वहां के। तो आप मास्क लगा के रहा कीजिए, ठीक है ना, वरना कोई आपको क्वारंटीन कर देगा, अभी वो नया वायरस आया हुआ है। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो इन्होंने प्रोविजन है इसको मुझे लगता है इसको शेल करना चाहिए था,
क्योंकि द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए इन प्रोविजंस को मानते हुए और इन प्रोविजंस को हमें देखते हुए ये भी सोचना चाहिए कि आप जो प्रावधानों को साबित कर रहे हो, आप साबित तो सर शेल से कर लो अब। क्योंकि अगर आपने कल को तो मतलब आप तो ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हो कि कल को सर्टिफिकेट अगर कोई आदमी नहीं देगा तो आप उसको सेकेंडरी एविडेंस दे दो, यही कहना चाह रहे हो ना फिर आप। लेकिन जो केसेस आए हैं अर्जुन पंडित राव खोटकर और टी नसीर, उन्होंने तो सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया है। उन्होंने तो सर्टिफिकेट को क्या कर दिया सर, मैंडेटरी। तो फिर प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाएगा, जजमेंट्स कुछ और बोल रहे हैं। मान लो जी कोई 63 में सर्टिफिकेट नहीं दे पाया तो फिर आप उसका मेगी तरह आप सेकेंडरी एविडेंस दे दो। नोटिस दे दिया पार्टी को, नहीं दे रही है सर्टिफिकेट, तो फिर आप उसका सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य दे दो। ये तो था, सूचना दे दो उसको, दूसरी पार्टी को नोटिस दे दिया आपने, पढ़ा था ना हमने अभी। अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी 64 में नोटिस देने के बाद भी अगर आपको सीसीटीवी की फुटेज नहीं दे रही है तो आप क्या करोगे फिर। अब ये बात आप समझिए कि जो प्रोविजन है कुछ नहीं करेंगे, नहीं कोर्ट ने बोला है इसके रिगार्डिंग भी कि दूसरे के पोजीशन में अगर सीसीटीवी है तो वहां क्या करना होगा, कोर्ट ने उसके लिए भी बोला है। कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो जस्टिस ही खत्म हो जाएगा, फिर जस्टिस कहाँ हुआ। तो ये बात समझिए कि इन्होंने यहाँ पे जो शब्द यूज किया है मैं, हिंदी में अगर ये शब्द दिखाऊं मैं आपको, ये जो शब्द है ना इसको शेल कंसिडर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस शब्द के अकॉर्डिंग उसका मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो ये बहुत उल्टा सा मतलब निकाल देगा, याद रखना एक बात का। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु धारा 63 के उपबंध से साबित की जा सकेगी नहीं होना चाहिए, की जाएगी होगा, है ना। इनको शेल वर्ड यूज करना चाहिए था। लेजिस्लेटिव इंटेंट तो क्या है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, कर दिया बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर। पहले भी यही था, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये सेम लाइन थी, कॉपी पेस्ट है ये कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं किया है। 65 जो था ना इट वो 65 पे सेम लाइन है, ऊपर की हेडिंग चेंज ये चेंज कर दिया है। मैं इसको अगर काट के 65 कर दूं ना तो वही चीज है, और इसको काट के मैं कर दूं 65 बी, सेम ही बात है, कॉपी पेस्ट है पूरा। बात समझ में आई, कोई चेंज वेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला भी कि इसको शेल की तरह रीड किया जाना चाहिए। चलो आगे चलो यार, तुम लोग काम सब बातों में टाइम वेस्ट करते हो। बट द थिंग इज कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव एरर है, इसको सही करना चाहिए था इन्हें। आगे आगे पन्ने पे चले, चलो आगे चलते हैं। तो शुरुआत की जाए 63 के साथ। हाँ तुमको बड़ा दिखेगा लेकिन एक्चुअली बहुत छोटा सा सेक्शन है ये, और समझने की कोशिश करना। यहाँ से जो समझ में नहीं आएगा ना सर तो बिल्कुल गायब हो जाएगा मसला पूरा। यहाँ पे एक क्लोज दिया है सबसे पहले शुरुआत में, इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। इस धारा में किसी बात के अधीन होते हुए भी, ठीक है ना, एक शब्द है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज, इसको समझिए क्या होता है ये, इसको भी देखते हैं। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे, इसको देखेंगे। पहले तो आप इस शब्द को समझिए, इस शब्द को समझिए नॉट विद स्टैंडिंग। हिंदी में शब्द का जो प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, उसमें लिखा होता है किसी अधिनियम किसी किसी बात के होते हुए भी, वो क्या कहते हैं हम लोग, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। ये जो नॉट विद स्टैंडिंग इसका क्या प्रभाव होगा यहाँ पे ये समझिए, उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का मतलब क्या होता है, इसका क्या समस्या होती है इसमें, ये समझेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा इस सेक्शन के ऊपर ये भी समझेंगे कि इस धारा पर क्या प्रभाव होगा नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब क्या होता है वो समझे। Notwithstanding anything contained in this अधिनियम, any information contained in the electronic record which is printed on paper, stored, recorded or copied in optical magnetical form, टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे सुनते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ऐसी बात है सर,
और समझिए इधर एक बार, पहले समझ लो फिर डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। सर ऐसी बात है, देखिए इधर मान लीजिए आपने, पुलिस आपका आई सीसीटीवी को आपके कोचिंग में, अपने सीसीटीवी वगैरह में नीचे पुलिस ऑफिसर आए और आके बोलते हैं डीवीआर दे दीजिए आप अपनी, बाहर कुछ ऑफेंस हुआ है, क्या दे दीजिए? डीवीआर। डीवीआर क्या होता है? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, जिसमें ये सिस्टम होता है कि आप 10 दिन की 15 दिन की पीछे की उसमें फोटोज होती है हर दिन की। डीवीआर में एक खासियत होती है कि डीवीआर होती तो अपनी पेनड्राइव की तरह ही है, लेकिन अब उसको हार्ड डिस्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 500 जीबी 1 टीबी इतनी की होती है डीवीआर। पुलिस वाले आए, बोले डीवीआर दे दीजिए। डीवीआर मंगाया एसपी साहब ने, एसएसओ साहब ने डीवीआर मंगाया। तो मैं उसको बोलूंगा, मैंने कहा भाई पेनड्राइव ले आ, उसमें डाल दूंगा। क्या बोला? पेनड्राइव लिया, उसमें डाल दूंगा। वो जो कांस्टेबल आया था उसमें से एक ने एलएलबी कर रखी थी, वो आके बोलते हैं सर कॉपी मत कीजिए, कॉपी करते वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। हमारे एसपी साहब ने तो क्या मंगाई है? डीवीआर। हमने और जगह पढ़ा है, जैसे प्राइमरी एविडेंस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप यूनिफॉर्म प्रोसेस से, और सेकेंडरी एविडेंस में हमने पढ़ा है मैकेनिकल प्रोसेस से। मतलब हमने प्राथमिक साक्ष्य में क्या पढ़ा था कि एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा अगर कोई भी चीज बनाई जाती है। हमने द्वितीयक साक्ष्य में पढ़ा है कि कोई भी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कोई चीज बनाई जाती है। आइदर आप बना रहे हो बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस, चाहे आप बना रहे हो मैकेनिकल प्रोसेस, जो भी चीज आपने नहीं बनाई है वो की चीज क्या है? सेकेंडरी एविडेंस। ये बात समझ में आ गई थी हमें लास्ट क्लास में। तो पुलिस वाले ने मेरे को ज्ञान दे दिया कि सर कॉपी कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी एविडेंस। फिर वो एविडेंस में हमें दिक्कत आएगी सब साबित करने में। उसी बात को खत्म करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, और वो शब्द क्या है? इस अधिनियम में कोई भी बात है, उसके बावजूद भी उसको तुम कॉपी करो। एक शब्द दिखाता हूं, तुम उसको क्या करो सर? उसको तुम क्या करोगे सर? मेरे को बहुत पास खड़ा हूं, मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ, उसको तुम स्टोर करो, रिकॉर्ड करो या कॉपी करो। किसमें? सेमीकंडक्टर मेमोरी। पेनड्राइव सेमीकंडक्टर ही होता है सर, सेमीकंडक्टरी चीज होती है सारी है। आपने प्रोड्यूस किया है फ्रॉम कंप्यूटर डिवाइस से, आपने स्टोर किया था, रिकॉर्ड किया था, कॉपी किया था इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लिखा है कॉपी इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी डीम्ड एज ए डॉक्यूमेंट। इसको दस्तावेज माना जाएगा। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भले ही मना कर रखा हो कि आप यूनिफॉर्म प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस से कोई भी चीज बनाओगे तो सर उसको हम कॉपी नहीं माने, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपने उन प्रोविजंस को फॉलो किया, अगर आपने इस 63 के अंदर जो प्रावधान है उसको उसकी पालना करी, लिखा है ना, द कंडीशन मेंशन इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड। अगर आपने उसकी कंडीशन जो भी इस धारा में जितनी भी 63 में जितनी भी परिस्थिति दी गई है, अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो उसका मतलब क्या है? वो जो पेन ड्राइव है आपका वो क्या बन जाएगा? वो पेन ड्राइव भी आपका प्राइमरी ही रहेगा। तो पुलिस वाले को आप बोल सकते हो कि भाई मैं तेरे को सर्टिफिकेट देता हूं ना किसका, कोर्ट आएगा तब मैं देख लूंगा। मान लीजिए आपके फोन में कोई किसी ने इमेज भेजी थी, आपने किसी पर केस फाइल कर दिया। ये थोड़ा ना कि आपका फोन 4 साल तक ट्रायल चलेगा, कोर्ट के पास में आपका फोन रहेगा। रहेगा क्या? अरे उसकी प्रिंट आउट लो, कॉपी निकालो उसकी, और एक सर्टिफिकेट बना के दो। लिखा है ना कॉपी करके दो, और इस धारा जो तरह से इसका कंप्लायंस कर लो। तो मतलब कहने का मतलब समझिए, ये एक स्पेशल प्रावधान है। क्या है ये? और ये जो स्पेशल प्रावधान है ये क्या कर रहा है सर? ये क्या कर रहा है सर? एक सेकेंडरी एविडेंस को, एक द्वितीयक साक्ष्य को, द्वितीयक साक्ष्य में क्या थे सर? क्या थे इसमें? पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन सबको क्या बना रहा है सर? इन सबको सीडीओ पे चढ़ा देना सीडी पे, इन सबको प्राइमरी एविडेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? और ये सीडी पे कौन चढ़ा रहा है? सेक्शन 63 की कंडीशन। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो आपका सेकेंडरी एविडेंस क्या बन जाएगा?
प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य बन जाएगा। ये बात समझ में आई? बिल्कुल पॉइंट टू ये बात समझ लीजिए। तुम सेकेंडरी से प्राइमरी को बना दोगे अगर तुमने थेरेसिटी कंडीशन को पूरा किया है। थेरेसिटी की क्या कंडीशन है मोटी माटी? सर्टिफिकेट दे दो। क्या कंडीशन है मोटी माटी? एक सर्टिफिकेट दे दो बस। जिस बात का क्या है, अगर आपने जिस मोमेंट सर्टिफिकेट दे दिया कोर्ट के अंदर उसी टाइम वो सेकेंडरी से क्या बन गया? वही उसी टाइम द्वितीयक साक्ष्य से प्राथमिक साक्ष्य बन जाएगा। और जैसे ही वो कंडीशंस हो जाएगी तो हम पहुंच जाएंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 5। निकालिए धारा 57 का, सेक्शन 57 का एक्सप्लेनेशन नंबर 5। वहां पे एक शब्द दिया होगा समुचित अभिरक्षा, प्रॉपर कस्टडी। तो वो प्रॉपर कस्टडी होते ही वो क्या बन जाएगा? हो गई सारे डॉट कनेक्ट। जैसे प्रॉपर कस्टडी, अरे वाह डायरेक्ट, प्रॉपर कस्टडी होते क्या बन जाएगा? क्या बन? प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य बन जाएगा फिर वो। क्योंकि समुचित अभिरक्षा का कौन बताएगा कि ये समुचित अभिरक्षा से है या नहीं है? ये तो वो आदमी बताएगा जिसके पास में वो सर चीज सर्टिफिकेट है, जिससे आदमी के पास में पोजीशन है डीवीआर की, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की पोजीशन किसके पास में? मेरे पास। लेकिन किसको माना जाएगा कि हाँ इसके पास वो पोजीशन है? मान लीजिए क्या पता वो कैमरा मेरे मकान मालिक ने लगाया हो नीचे, तो क्या फिर मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं? ये बात समझिए। एक शब्द दिया हुआ है इफ ऑब्जेक्टेड, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 निकालिए 57 का। इफ डिस्प्यूटेड दिया हुआ है, यदि अपेक्षा की जाए, लिखा हुआ है यदि आक्षेप किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मकान मालिक ने भैया लगाए हैं कैमरे, तो मैं थोड़ी सर्टिफिकेट दे सकता हूं। तो सर्टिफिकेट कौन देगा? प्रॉपर कस्टडी को लेके ही डिस्प्यूट करेगा वो। अब शुभम रहने दीजिए, प्रॉपर कस्टडी जो है उसी को लेकर वो डिस्प्यूट है वहां पे, और कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकता। क्या वो ये थोड़ी कहेगा कि पेन ड्राइव में सर, पेन ड्राइव में 32 जीबी का है लेकिन 16 जीबी की तो आ ही नहीं सकती चीज। वो उसी चीज को लेके, वो सर्टिफिकेट को लेके ही ऑब्जेक्शन कर रहा है। अभी बस समझिए इलेक्ट्रॉनिक भाई, और क्या क्या ऑब्जेक्शन लेगा? वो ये थोड़ी ऑब्जेक्शन लेगा कि नहीं नहीं सीसीटीवी में मैं नहीं दिख रहा कि ये को तो कोई और है मेरी तरह सेम हेल्थ हाइट का। क्या वो ऐसे कहेगा? ये तो ट्रायल का विषय वस्तु है ना। हम तो एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्राह्यता की बात कर रहे हैं, प्रॉपर कस्टडी की बात कर रहे हैं, समुचित अभिरक्षा की बात कर रहे हैं। ये तो ट्रायल, ये तो कोर्ट ट्रायल में इस चीज को कंसीडर करे कि सर उस वीडियो में मैं हूं या नहीं। ये तो ट्रायल में कोर्ट के सामने तो ऑब्जेक्शन कर इस चीज का, लेकिन उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा अगर इस पे अगर वो ऑब्जेक्शन लेके आ रहा है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर कस्टडी पे ऑब्जेक्शन लेके आएगा। जैसे सीसीटीवी मकान मालिक ने लगाए हैं लेकिन मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, तो मैं सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी कस्टडी में नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या, किस बारे में आपको बता रहा हूं। आगे आगे देखिए एक बार इसको। तो सर क्या होगा, ये कहना चाह रहा है फिर आगे कि अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो जो भी सर इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर इन क्वेश्चन की, वो सब चीजें क्या मानी जाएगी? एडमिशन मानी जाएगी विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। आपको फिर ओरिजिनल नहीं देना है भाई, फोन नहीं देना है, डीवीआर नहीं देना है आपको, आपका जो पीसी है, लैपटॉप है जिसपे कोई भी मेल आया था वो पूरा नहीं कोर्ट में देना है आपको, फिर ओरिजिनल नहीं देना है। लिखा हुआ ना इसमें विदाउट फर्दर प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, मतलब आपको ओरिजिनल मूल जो है उसको नहीं देना है। देखो ना फोन आपका वहीं रहेगा, आईफोन कोर्ट में 4 साल तक ट्रायल में ही वहीं रहेगा। ये जो कंडीशन फुलफिल करो फिर आप उसको दे दो। आगे पढ़िए, एज एविडेंस और एनी कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयरिन व्हिच इज डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। उसी को क्या मान लेंगे? डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य मान लिया जाएगा और डायरेक्ट एविडेंस की तरह इसको लिया जाएगा। हिंदी में मैं इसको रीड कर देता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी का क्या मतलब समझ में आया आपको? इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी का मतलब समझ में आया कि भले से और जगह बता रखा हो कि कॉपी करोगे तो सेकेंडरी मान लेंगे, लेकिन ये जो लाइन लिखी ना इन्होंने, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उसको नहीं मानते हम। जो तुमने लिखा है हम जो कह रहे हैं वो सही है। इसका मतलब ये है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी जो कंप्यूटर किसी संचार युक्ति या अन्यथा द्वारा भंडारित, अभिलिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय, चुंबकीय, अर्धचालक में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो। नकल की गई समझ में आ गया? इसके बाद इसको क्या कह रहे हैं सर? इसके बाद इसको कह रहे हैं कंप्यूटर निर्गम। इसको कहते हैं कंप्यूटर निर्गम, मतलब आप जो इसको कह रहे हो आप कंप्यूटर आउटपुट।
सर कोई भी डेटा आपने लिया, अब पेन ड्राइव को पेन ड्राइव नहीं कहेंगे, टेक्निकल वर्ड में उसको क्या कहेंगे कोड की भाषा में, उसको कहेंगे कंप्यूटर आउटपुट। सर दिस इज द कंप्यूटर आउटपुट, दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट डीवीआर, इसको कहते हैं कंप्यूटर निर्गम, लिखा हुआ है कंप्यूटर आउटपुट। सर जो को आप कॉपी कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, इस सबको क्या कह रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर आउटपुट। तुमने पेन ड्राइव लगा के कॉपी मार ली, वो एक कंप्यूटर आउटपुट है। समझ में आई? ये टर्म हमें टेक्निकल टर्म क्या है, कल को पूछ सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर आउटपुट। सर सवाल नहीं आ सकता क्या मेंस में, व्हाट इज कंप्यूटर आउटपुट, तो तुमको लिखना पड़ेगा ना, 63 के अंदर दिया हुआ है कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है, ट्रांसमिट होती है, वो सब की चीज क्या है सर, कंप्यूटर आउटपुट है। तो सवाल बन सकता है यहां से। आगे देखिए, शेल बी डीम टू बी ए डॉक्यूमेंट, उसको भी क्या मानेंगे, एक दस्तावेज मानेंगे। इफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन द सेक्शंस आर सेटिस्फाइड, हिंदी में मैं पढ़ता हूं इसे, तब एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना और कमेंट संबंध में इस धारा में उल्लेखित शर्तें पूरी कर दी जाती है। तो मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया है तो आप उसको क्या मान लो, कंप्यूटर आउटपुट मान लो। यदि प्रश्नगत कर जाती वो मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में जिनका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता है, अतिरिक्त सबूत या मूल पेश किए बिना किन्हीं कार्रवाई में ग्राह्य होंगे। तो ये चीज क्या बता रहा है सर, ये चीज एडमिसिबल होगी। क्या बोल रहा है, इसको एडमिसिबल कर रहा है सीधा सीधा कि ये एडमिसिबल होगी। कंडीशंस क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो 63 का क्लोज 1 समझ में आया होगा आई थिंक। बताइए समझ में नहीं आया तो। कहने का मतलब ये कि सेकेंडरी एविडेंस 63 की कंडीशन पूरी होने के बाद क्या बन जाएगा, उसको सीढ़ियों पे चढ़ा देगा सर, उसको एक्सेलरेट कर देगा, एलिवेट कर देगा। ना समझ में आ गई, उसको प्रेरित कर देगा। ये बात समझ में आई सर 63 का पहला क्लोज। देखिए दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रटोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तुम सीधे सीधे रटने पे आ जाओ, कभी एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे सब कुछ, रट के जाओगे तो। और समझ जो लिख के जाओगे तो समझने में चलो पहली बार में दिक्कत आती है, लेकिन अब जब 2 5 6 बार 10 बार पढ़ लोगे खुद तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा तुम्हें इन कंसेप्ट्स में। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका जो क्लोज टू है, क्या कंडीशन है, क्या चीजें हैं, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। कब पढ़ेंगे, समय कब गया पता नहीं चला ना, ऐसा ही होता है।